Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis, MBBS General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में जो कि यूनिट 2 जनरल फार्माकोलॉजी आता है। चैप्टर नेम फार्माकोकाइनेटिक्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज अ प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें शुरू से लास्ट तक, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो को। और चैनल को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, जो न्यू व्यूअर्स है वो चैनल को विजिट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। चैनल पे बहुत सारे काम की वीडियो हमने अपलोड की हुई है जो कि आपको हेल्प मिलेगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, जो नीडी पर्सन है वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ना टाइम लेते हुए हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर्स का नेम जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स है, एब्जॉर्प्शन। चैप्टर समरी को हम देखते हैं, इसमें किन किन बातों पे हम लोग डील करेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में देखेंगे, ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करता है। उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में एक हमने और वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं डिटेल के लिए। यहाँ पे हम बस समराइज फॉर्म में देखेंगे। फार्मा मीन्स होता है ड्रग, काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट, यानी फार्मा मीन्स हो गया ड्रग। ड्रग के मूवमेंट को कि ये जो हम स्टडी करते हैं उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में होता क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, यानी काइनेटिक्स यानी बॉडी जो है वो क्या करता है ड्रग के ऊपर। ठीक है, तो उसके बारे में डील करते हैं इसमें। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में निमोनिक आप ऐसे याद कर सकते हो, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स बीडी, बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी जो है वो ड्रग के ऊपर क्या करता है एक्शन, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है मेनली 4 फिनोमेना पे ये बेस्ड होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसका एक निमोनिक हमने बनाया हुआ है आदमी, यानी ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब होने का वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक हमने एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल किसी को फीवर है तो पैरासीटामोल हमने दिया, पैरासीटामोल हमने दिया। ठीक है, तो ये पास होता है कहाँ पे, इसोफेगस से, माउथ में डाला इसोफेगस से जाएगा, जहाँ पे टैबलेट का सबसे पहले डिसइंटीग्रेट यहीं से होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन में टैबलेट का डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व होने के बाद जो इतना एब्जॉर्ब होना होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर जो रिमेनिंग बचा वो लीवर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लीवर में जाने के बाद फिर वहां पे क्या होगा, देन गोज टू द हार्ट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द साइट ऑफ एक्शन। तो फिर उसके बाद जितना एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो चला जाएगा हार्ट के पास, हार्ट के बाद वहां जाएगा, फिर वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन उसके बाद मेटाबोलाइज हो जाएगा, एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये पूरा पैरासीटामोल का एक एग्जांपल लिया हमने, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर कैसे होता है वर्क ड्रग का। तो ये ये चारों जो हमने हेडिंग अभी डील करी है आदमी, उस हेडिंग के बारे में ये एक एग्जांपल से हमने बताया। आई होप आपको समझ में आए। उसके बाद कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, नोट के फॉर्म में हमने लिखा द साइट ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामोल इज टू डिक्रीज द फीवर इन ब्रेन, यानी साइट ऑफ एक्शन जो होता है पैरासीटामोल का ब्रेन में, और वो ब्रेन में फीवर जो होता है उसको डिक्रीज करने का होता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि मेजर साइट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इन किडनी थ्रू यूरिन, यानी किसी भी ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के थ्रू होता है यूरिन के फॉर्म में। तो मेन जो पार्ट पूछा जाए साइट, तो किडनी आपको देना है ड्रग एक्सक्रीशन का। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो वेरियस रूट होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, और फ्रॉम वेरियस रूट ऑफ ड्रग हैज टू रीच द ब्लड वेसल्स ऑल्सो कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं। तो
ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या देखा है कि वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का। फ्रॉम वेरियस रूट्स ड्रग हैज टू रीच द ब्लड वेसल्स पर ड्रग जो होगा वो रीच करेगा और वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। जाहिर सी बात है, ब्लड के थ्रू जो होता है पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो जाएगा, इसलिए इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। आगे आइए। सो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। बिल्कुल, ड्रग एब्जॉर्प्शन को बोला गया है। ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्रग का फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्रग का फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट से आपके अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया वहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने तक को। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन बिटवीन, यानी ड्रग ट्रांसपोर्टेशन से लेके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बीच में जो भी होते हैं, इन बिटवीन देयर आर प्रोसेसेस विच हेल्प देम, जो कि ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन में उसको हेल्प करता है। इसकी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखा गया ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। आप याद करो, फिजियो फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और 11th के बायो में भी आपने पढ़ा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसी से कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मालूम है हमें कि एनर्जी की नीड नहीं होती, एटीपी रिक्वायर्ड वहाँ पे नहीं होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वहां पे एनर्जी की यूज नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने आप फ्लो होता है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में बस सिंपल सी बात को याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग कहाँ से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये जो होते हैं वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक्टिव, कोई चीज को एक्टिवेट करने में, एक्टिव रखने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्दर ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिमपोर्ट मीन्स सेम डायरेक्शन में अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई चीज फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, उसको हम सिमपोर्ट बोलते हैं। एंटीपोर्ट डिफरेंट डायरेक्शन, कोई चीज डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको हम एंटीपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, और H प्लस और हाइड्रोजन प्लस पोटेशियम प्लस एटीपेज ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लो होता है। अब आगे देखते हैं, अब इसमें भी कुछ बातों को याद रखना है। तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन इज सिंपल डिफ्यूजन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि मोस्ट कॉमन ड्रग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद देयर आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, दे कैन बी। अब दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं ड्रग के, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला होता है लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। ठीक है, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होते हैं इसको हम नॉन आयनाइज ड्रग भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल ड्रग को हम आयनाइज ड्रग बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल ड्रग जितने भी होते हैं वो इजिली क्रॉस नहीं करता है मेम्ब्रेन को। ठीक है, दे कैन बी इजिली क्लियर्ड आउट ऑफ द बॉडी, यानी जिस फॉर्म में गया वही फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, लिपिड सोल्यूबल जिसको नॉन आयनाइज ड्रग बोलते हैं, और लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं वो इजिली क्रॉस कर देता है मेम्ब्रेन को। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो आयनाइज ड्रग होते हैं और ये इजिली क्रॉस नहीं करता है
मेम्ब्रेन को। उसके बाद आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम भी बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं सिस्टेमिक रूट होते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक रूट में क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है ना, यानी एक चीज हमें याद रखना है, सिस्टेमिक रूट से जो भी ड्रग हम देंगे, ड्रग रीचेज एवरीवेयर, जो कि हर जगह ड्रग पहुंचेगा। और एंटेरल रूट में क्या होते हैं, अब सिस्टेमिक रूट्स के अंदर पहला आता है डिवीजन में एंटेरल रूट। ठीक है, एनीथिंग दैट रिलेटेड टू जीआईटी इज एंटेरल। ठीक है, एंटेरल रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने ड्रग दिया उसके बीच में जीआईटी से वो जरूर पास होगा। ठीक है, तो वो एंटेरल रूट आता है कि किसी भी रूट से आपने ड्रग दिया बट वो जीआईटी उसके बीच में जरूर आएगा, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उस ड्रग को जाने में जीआईटी के थ्रू जाएगा, उसको बोलते हैं एंटेरल रूट। तो इसका एग्जांपल जैसे ओरल है, अब कोई भी ड्रग आपने ओरल दिया तो वो ओरल में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, फिर उसके बाद स्टोमक में आया, स्टोमक के बाद फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो बाहर निकलेगा। तो जीआईटी आया बीच में। इसी तरीके से रेक्टल देंगे, सबलिंगल देंगे, जुबान के नीचे रख के देते हैं, ट्रांसवोकल देते हैं, तो इस सब के बीच में क्या होता है, जीआईटी आता है, इसलिए बोला गया एंटेरल रूट। ठीक है, अब पेरेंटेरल रूट की बात करेंगे, बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन इसके बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। तो देयर आर ये टू टाइप्स के होते हैं पेरेंटेरल रूट में, इंजेक्शन और नॉन इंजेक्शन। जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं, या तो आईवी होगा इंट्राविनस देंगे, या आईएम होगा इंट्रामस्कुलर देंगे, या सबक्यूटेनियस देंगे, या इंट्राडर्मल देंगे, या इंट्राओसियस। इंट्राओसियस मतलब बोन मैरो में हम देते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी ड्रग यहाँ दे रहे हैं तो इसमें इंटेस्टाइन जीआईटी नहीं आ रहा है। ठीक है, आईवी देंगे तो जीआईटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है आई जीआईटी इसमें नहीं आ रहा है। नॉन इंजेक्शन जैसे ट्रांसडर्मल इनहेलेशन, अब कोई इनहेलर दे रहे हैं तो वो इनहेलर लिया, वो डायरेक्ट कहाँ लंग्स में चला गया, तो जीआईटी बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा पहला क्या था यहाँ पे, सिस्टेमिक रूट। अब सिस्टेमिक रूट के अंदर हमने तीन चीज को देखा, दो चीज को देखा, एंटेरल रूट हो गया, पेरेंटेरल रूट। ठीक है, फर्दर पेरेंटेरल रूट जो होता है दो भाग में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद आता है लोकल रूट। लोकल रूट का मतलब होता है ड्रग एक्ट्स लोकली ओनली इन द प्लेस वेयर इट इज गिवन। तो यहाँ पे बोलना गया है ये कि लोकल रूट का मतलब ये होता है ड्रग जो होता है वो लोकली, यानी जहाँ पे हमने दिया, जिस जगह पे हमने कोई भी ड्रग दिया वो वहीं पे रह जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लोकल रूट, एक्ट्स लोकली वेयर इट इज गिवन। ठीक है, हाँ। अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल हम आई ड्रॉप दे रहे हैं किसी को, या एयर ड्रॉप दे रहे हैं, तो एयर ड्रॉप हमने दिया कान में, एयर में दिया तो वो ड्रग एयर में ही रह जाता है ना, आई ड्रॉप हमने दिया वो आई में ही रह जाता है, वो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बोला गया। अब इसके अंदर लोकल रूट में आते हैं क्या, टॉपिकल आता है, जैसे एयर हो गया। ठीक है, ये एयर एयर हो गया, आई यहाँ पे आई लिखा हुआ, EYEI स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लेंगे। जैसे नेजल ड्रॉप हो गया, नाक में दिया है ना। अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, अब कोई स्किन के ऊपर हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो वो लोकली वहीं पर रह जाता है, इसलिए बोला गया। अब इसमें दूसरा आता है डीपर टिश्यू, जैसे इंट्राथीकल हो गया, ड्रग गिवन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, उसको इंट्राथीकल बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर, ड्रग गिवन इन द ज्वाइंट स्पेस, जो दो ज्वाइंट के बीच में स्पेस होता है उसको इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस बोलते हैं, तो वहां पर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हो। तो उसमें पहले वीक एसिड की बात करते हैं, तो कुछ ड्रग होते हैं जिसका वो वीक एसिड होता है, जैसे एस्पिरिन हो गया, बारबिटूरिक एसिड हो गया, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन हो गया, है ना, लूप डायरेटिक्स हो गया, थियाजाइड डायरेटिक्स हो गया, ये सब किस में आता है, वीक एसिड में आते हैं। फिर उसके बाद वीक वेस्ट, जैसे एट्रोपाइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, है ना,
एम्फेटामाइन हो गया, ये सब आते हैं। अब यहाँ पे ये वीक एसिड वीक बेस बताने की यहाँ पे ज़रूरत क्यों है? अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों बताया गया है, तो उसका समराइज़ फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा हुआ। मान लीजिए कोई ड्रग है, एसिडिक ड्रग है, ठीक है? वो एसिडिक मीडियम में हमने दिया है, तो उसका क्या होता है, ये वो लिपिड सोल्यूबल होगा। जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो नॉन आयनाइज्ड होते हैं, वो इजीली क्रॉस कर जाएगा मेम्ब्रेन से, और जब इजीली मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे ये वीक एसिड वीक बेस के बारे में बताना पड़ा। उसके बाद कोई ड्रग है, ठीक है? वो बेसिक ड्रग है, उसको कौन सा मीडियम मिला? बेसिक मीडियम मिला, तो वो भी क्या होगा? लिपिड सोल्यूबल होंगे। जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं उसको नॉन आयनाइज्ड ड्रग बोलते हैं, वो भी इजीली क्रॉस हो जाएगा मेम्ब्रेन से, तो इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा समराइज फॉर्म में, कि अगर आपका ड्रग और मीडियम दोनों सेम है तो वो लिपिड सोल्यूबल होंगे, और जो लिपिड सोल्यूबल होंगे उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ये लिखा है, इफ ड्रग एंड मीडियम आर सेम दे आर लिपिड सोल्यूबल, वो लिपिड सोल्यूबल होंगे, लिपिड सोल्यूबल होंगे तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर कोई एसिडिक ड्रग है, मीडियम बेस है, ठीक है, तो वो वाटर सोल्यूबल ड्रग में आते हैं, वो आयनाइज्ड ड्रग में आते हैं। जो आयनाइज्ड ड्रग होते हैं वो नॉट इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए वो क्लियर आउट हो जाते हैं बॉडी से बाहर, ठीक है? जिस फॉर्म में गया उसी फॉर्म में बाहर आ गया। अब बेसिक ड्रग है और एसिडिक मीडियम हो गया, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, वो वाटर सोल्यूबल होंगे। जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो आयनाइज्ड ड्रग होंगे, ये भी नॉट इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करेंगे, ये भी इजीली क्लियर आउट हो जाएंगे बाहर, ठीक है? तो अब एक यहाँ पे समराइज फॉर्म में ये है कि व्हेन द ड्रग एंड मीडियम आर डिफरेंट, अगर ड्रग और मीडियम दोनों डिफरेंट है तो इट विल बी वाटर सोल्यूबल, वो क्या होगा? वाटर सोल्यूबल होगा, विच मेक्स इट हार्ड्स टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। बिल्कुल, जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो क्रॉस नहीं करेंगे मेम्ब्रेन को। उसके बाद दूसरा आता है फूड फैक्टर्स, है ना? फूड फैक्टर, ये सब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो फूड फैक्टर हो गया, तो व्हेनेवर ड्रग इज गिवन ओरली फूड विल इंटरफेयर। अगर कोई ड्रग हम देते हैं ओरली तो बिल्कुल जाहिर सी बात है फूड जो होगा वो उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेगा, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं ड्रग गिवन बिफोर द फूड। कुछ ड्रग होते हैं जो हम बिफोर फूड देते हैं, बिफोर मील देते हैं, जैसे पीपीआई हो गया, है ना? पीपीआई, पेंटाप्राजोल हो गया, रविप्राजोल हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है? जो कि गैस की दवाई बोलते हैं, एंटॉप वगैरह, तो ये सब कब देते हैं? बिफोर फूड देते हैं। और लिवोथायरोक्सिन जो होते हैं, जिसको थायराइड होता है, थायरोक्सिन वाला हम देते हैं टैबलेट, तो वो भी बिफोर फूड देते हैं, यानी एम्प्टी स्टोमक देते हैं, ठीक है? वो इसलिए देते हैं कि बिफोर फूड देंगे तो इसका जो होगा वो एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ेगा, ठीक है? अगर फूड के साथ देंगे अगर इसको तो इंटरफेयर कर जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन पावर जो होगा वो बढ़ नहीं पाएगा, जो एक्शन एक्चुअल में दिखाने का होगा वो नहीं दिखा पाएगा, इसलिए ये सब बिफोर फूड देते हैं। और एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने की, जो फैटी फूड होते हैं वो इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को, ठीक है? उसके बाद आइए देखते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है? तो एक चीज हमें याद रखना है, जितना एरिया होगा एब्जॉर्बिंग सरफेस का उतना जो होगा वो, जितना बड़ा एरिया होगा उतना एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, ठीक है? तो एरिया जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के। तो यहाँ पे वही बोला गया, एरिया ऑफ सरफेस एंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है? इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ड्रग इज एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ पे ये है कि कोई भी ड्रग एसिडिक हो या बेसिक हो, ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो ड्रग का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है? स्टोमक में भी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ड्रग का कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, इसलिए इसको हमने रेड कलर से मेंशन किया है, ठीक है? ड्रग इज आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? स्टोमक में भी हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, स्मॉल में भी होता है, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जब बात आएगी तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं ब्लड फ्लो ऑफ एब्जॉर्बिंग एरिया। तो ब्लड फ्लो ऑफ एब्जॉर्बिंग एरिया ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा
उतना ज़्यादा ड्रग एब्ज़ॉर्ब होगा, यानी जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा पूरे सिस्टम में ब्लड जल्दी-जल्दी सर्कुलेट करेगा, ज़्यादा सर्कुलेट करेगा तो ड्रग जो होगा वो उतना ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा। फिर 5वें नंबर पे आता है जीआईटी डिज़ीज़, ठीक है? अब कुछ डिज़ीज़ के बारे में यहाँ देखेंगे कि इन सम केस ऑफ डायरिया, अगर डायरिया है किसी को तो ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन विल डिक्रीज़, क्यों? क्योंकि जो ड्रग हमने लिया वो डायरेक्ट वो एनल के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो एब्ज़ॉर्बिंग पावर यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। इन कॉन्स्टिपेशन ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन इंक्रीज़ होते हैं, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है कि डायरिया के केस में एब्ज़ॉर्प्शन पावर जो होते हैं ड्रग के वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के केस में एब्ज़ॉर्बिंग पावर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? उसके बाद एक आता है परमेबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन, 6 फैक्टर जो होते हैं वो परमेबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसको आप याद रखें, 6 फैक्टर होते हैं ड्रग अफेक्टिंग, ठीक है? उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आता है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है? बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है? बायो अवेलेबिलिटी स्टैंड फॉर फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर सिस्टेमिक एक्शन इन अनचेंज्ड फॉर्म, यानी जो मान लीजिए 400 mg का हमने 500 mg का हमने पीसीएम दिया, पीसीएम देने के बाद जितना वो एब्ज़ॉर्ब हो गया और जितना वो रिमेनिंग रह गया, बच गया अनचेंज्ड फॉर्म, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बायोअवेलेबिलिटी जो होते हैं एनी ड्रग गिवन थ्रू आईवी उसका 100% होता है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वाइवा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग गिवन थ्रू आईवी, इंट्रावीनस कोई भी ड्रग हम देते हैं तो उसका जो होता है वो बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, वो 100% होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, ठीक है? पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके वो एब्ज़ॉर्ब हो गया तो उसका अनचेंज फॉर्म रहा नहीं, तो इसलिए आईवी के थ्रू जो भी ड्रग देते हैं वो उसका बायोअवेलेबिलिटी 100% होता है। अब उसके बाद देखते हैं रूट दैट हैव द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का आप लोगों ने टर्म सुना होगा, नाम सुना होगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसके रूट्स ओरल होते हैं और रेक्टल होते हैं, ठीक है? अब इसी के साथ अगर कोई ड्रग हम इंटरनल हेमोराइडल वेन में देंगे तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है 50% होता है, ठीक है? और एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन में देंगे तो नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है? इस चीज़ को बस आप याद रखें। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे आया कि बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, बायोअवेलेबिलिटी जो होते हैं वो 2 फैक्टर पे डिपेंड्स करते हैं, ठीक है? पहला हो गया एब्ज़ॉर्प्शन, एब्ज़ॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बायोअवेलेबिलिटी से, जितना एब्ज़ॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बायोअवेलेबिलिटी के, ठीक है? जितना ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगा उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उतना कम होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, द रीज़न व्हाई आईवी रूट हैज़ 100% बायोअवेलेबिलिटी बिकॉज़ इट हैज़ नो एब्ज़ॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हम आईवी जब जो भी देंगे तो वो पूरा सर्कुलेशन में चला जाएगा वो ड्रग, जब पूरा सर्कुलेशन में चला जाएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रहा और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। यही रीज़न है कि आईवी रूट से जो भी ड्रग देते हैं उसका 100% बायोअवेलेबिलिटी होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है कि ड्रग विथ हाई फास्ट मेटाबॉलिज्म, अब कुछ ड्रग है जिसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्रेट्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम देते हैं सबलिंगुअली, अगर हम ओरली देंगे तो इसके हायर डोज में देंगे, ठीक है? और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं उसमें ये ड्रग यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइड्रोकोर्टिज़ोन, लिग्नोकैन, ये हम पेरेंटरल रूट से देते हैं तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है। ये कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद प्रोप्रानोलोल हो गया, सल्बुटामोल हो गया, विरापामिल हो गया एंड मॉर्फिन हो गया, इसका भी हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जब ओरली देते हैं तो, ठीक है? अब आइए यहाँ पे दिया हुआ है कि फास्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो फास्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसी भी ड्रग जो होता है जाते ही फौरन एब्जॉर्ब हो जाए तो इनहेलेशन, कोई भी हम इनहेलर देते हैं, इनहेलर के थ्रू कोई भी हम ड्रग देते हैं इनहेलेशन के फॉर्म में, तो वहाँ पे होता क्या है कि लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्बिंग एरिया होगा उतना जो है वो एब्जॉर्प्शन पावर उसका ज़्यादा होगा, है ना? तो लंग्स के पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है?
तो ये ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी के बारे में था। जनरल फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर फार्माकोकाइनेटिक्स एब्जॉर्प्शन। तो इसके बारे में हमने एक समराइज फॉर्म में आपके सामने वीडियो बनाने की कोशिश करी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आए और ज़रूर चैनल को एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और जो नीडी पर्सन है वहाँ तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।